विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी तेज। अब तक आए 423 से ज्यादा सवाल। विधानसभा अध्यक्ष बोली, सरकार जहां भी चाहेगी कराएगी सत्र। भारी बारिश और भूस्खलन को लेकर सीएम धामी के डीएम को निर्देश। संवेदनशील गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया जाएगा शिफ्ट। कांग्रेस केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा 5वें दिन कीर्तन नगर और श्रीनगर पहुंची। 4 अगस्त को यात्रा का होगा समापन। दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा के कारण पूरी तरह बंद। भीड़ को देखते हुए 2 अगस्त तक रहेगा बंद। नदियों में बाढ़, मलबा आने की वजह से बिजली को लगे झटके। सब स्टेशन में मलबे से 100 गांव की आपूर्ति बंद। प्रदेश में आज ही भारी बारिश का अलर्ट। 5 जिलों में तेज बारिश का येलो अलर्ट। 121 मार्ग रहेंगे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मॉनसून की भारी बारिश ने देवभूमि उत्तराखंड में आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। पूरे प्रदेश भर में हो रही प्रलय की इस बारिश ने राज्य को काफी नुकसान पहुंचा दिया। भारी बारिश की वजह से एक ओर जहां राज्य की 250 से ज़्यादा सड़कें प्रभावित चल रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर टिहरी के घनसाली में देर रात को घर में सो रही मां और बेटी की भूस्खलन के मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं टिहरी गढ़वाल में भूस्खलन की चपेट में आने से तिनगढ़ गांव को प्रशासन ने खाली करा दिया है। गांव में 50 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट कर दिया गया है। उत्तराखंड में आफत की बारिश का कहर लगातार जारी है। मॉनसून की बारिश ने जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। ये हालात ऐसे समय पर हैं जब राज्य में 4 धाम और कांवड़ यात्रा चल रही है, जिसके कारण पुलिस प्रशासन की परेशानियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। वहीं टिहरी जिले में भारी नुकसान हुआ है, जहां घनसाली में तौली तिनगढ़ गांव में मां बेटी की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं आनन फानन में प्रशासन ने पूरे गाँव को खाली कराया है। बताया जा रहा है कि 50 से 55 परिवारों को राहत शिविर में शिफ्ट किया गया है। वहीं जिला प्रशासन ने तोली और तिनगढ़ गांव को आपदाग्रस्त घोषित कर विस्थापन की कार्रवाई शुरू कर दी है। इस बीच घनसाली विधायक शक्तिलाल शाह को जनता की नाराजगी का भी सामना करना पड़ रहा है। नाराज लोगों ने उन्हें वापस भागने पर मजबूर कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी आपदा प्रभावितों से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार से प्रभावितों को स्पेशल पैकेज दिए जाने की मांग की है। साथ ही संवेदनशील गांवों के विस्थापन की भी मांग की है। देखिए, बड़ी भयावह स्थिति है। सब कुछ खत्म तबाह हो गया है। और तिनगढ़ गांव तो जहाँ पर 50-55 परिवार की आबादी है, पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुका है। और यहाँ पर इंटर कॉलेज में इन लोगों ने शरण ली है। प्रशासन की ओर से इन्हें व्यवस्था की गई, भोजन की व्यवस्था की गई है और जो उपचार के लिए डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है। लेकिन मेरा कहना है कि आज भी कई परिवारों से हमने मिला हूँ, माताओं से, बहनों से, उनकी अपनी व्यक्तिगत पीड़ाएँ, समस्याएँ हैं। पेंशन नहीं हो रही, छोटे मासूम बच्चे हैं, जो दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं, तो कोई सुनने वाला नहीं है। बड़ी विडम्बना है। मानवता को शर्मसार कर देती है इससे घटनाएं। हमारा स्पष्ट रूप से कहना है, विस्थापन हर वर्ष आपदा आती है, विस्थापन की बात होती है, लेकिन विस्थापन नहीं हो पाता है। इनको पर्याप्त मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए, सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। सरकार का जो तंत्र था वो पूरा फेल हो चुका है। और इसका जीता जाता उदाहरण अभी जो हाल में टिहरी में जिस तरह की प्राकृतिक आपदा आई है और सरकार को मजबूर होकर वहाँ के लोगों को स्थापना करना पड़ रहा है, विस्थापित करना पड़ रहा है इधर उधर। इससे बिल्कुल ये जाहिर होता है कि सरकार की कोई तैयारियां नहीं थी। और ये पहली बार नहीं है। 4 धाम यात्रा में भी जनता इसको देख चुकी है, वनाग्नि के मामले में भी जनता इसको देख चुकी है। आपदा को देखते हुए पार्टी नेतृत्व ने निर्देश दिया है कि वैसे तो सभी सांसदगण संसद के सत्र में बिजी है, लेकिन अपने अपने क्षेत्रों में संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। हमने अपने सभी विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में रहने का प्रयास करें और वहाँ अगर कोई भी आपदा की घटना होती है तो उसमें तुरंत फौरी तौर पर आपदा और प्रबंधन के राहत और प्रबंधन के कार्य को
वहाँ पर जो है प्रशासन के साथ में समन्वय करते हुए उसको देखें और अधिकतर विधायकों को ही अपने क्षेत्र में रहने के लिए हम लोगों ने कहा है। वहीं उत्तराखंड में देवी आपदा पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना का कहना है कि मोदी सरकार ने राज्य की उपेक्षा की है। आपदा प्रबंधन के लिए राज्य को कोई आर्थिक मदद नहीं दी गई है। उन्होंने राज्य के सभी सांसदों और राज्य के मुख्यमंत्री को भी चुनौती देते हुए कहा कि केंद्र को आपदा प्रबंधन को लेकर किसी ने कोई प्रस्ताव भेजा हो तो सार्वजनिक करें। वहीं कांग्रेस ने राहत शिविरों में रह रहे लोगों की फोटो और वीडियो वायरल करने पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। आज अगर बात कर लें 29 तारीख आपकी जुलाई की हो गई तो 3 दिन अभी हमारे जुलाई के और है, 3 से 4 दिन जो है, तो इसमें जो है देखेंगे 29, 30, 31 ये 3 दिन अगर बात कर लें जुलाई में और फिर 1 तारीख अगस्त में, तो उसमें भी बारिश जो है ये 3 से 4 दिन में भी अच्छी है। अगर पीक देखें तो इसमें जो है 30 और 31 को रहने वाला है, तो 30 और 31 को ज़्यादा एक्टिविटी है। आज अगर मैं देखूं तो ज़्यादातर जगहों में हालांकि हल्की से मध्यम बारिश हो रहेगी और भारी या बहुत भारी वर्षा की बात करें तो आज हमने ऑरेंज अलर्ट में देहरादून को रखा है। बाकी इसके अलावा टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत है या बागेश्वर है, इनमें हैवी रेन इक्का दुक्का जगहों में आज के लिए रखी गई है। बाकी डिस्ट्रिक्ट में बात करें तो वहाँ वार्निंग नहीं है। हाँ, ये कि जो मॉडरेट रेन है या इंटेंस स्पेल है 2-3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर तक की विद इन आवर मिलना, इस तरह का वो चीज़ें इक्का दुक्का जरूर देखने को मिलेंगी। जाके देखिए ना दावा, आप सैया चले जाइए ना, जिसका बच्चा मरा है मासूम, ये दावे कर रहे हैं। देहरादून जनपद है और देहरादून सैया हाईवे में जिस प्रकार से रास्ता रुका और उसके कारण एक बच्चे की मौत हो गई, जिस प्रकार से चमोली जनपद में तमाम जगहों पर लगातार पिछले 20 दिनों से पूरे रास्ते बंद हैं। वहाँ जाकर देखिए ना, केदारनाथ में जहाँ बोल्डर गिरने से 3 यात्रियों की मौत हो गई, वहाँ जाके देखिए गौरीकुंड में जहाँ 200 मीटर सड़क गायब हो गई, वहाँ जाके देखिए पूरे यमुनोत्री क्षेत्र में, घनसाली में वहाँ जाइए, टिहरी में जाइए जहाँ माँ बेटी दब करके मर गए। पूरे पहाड़ में तबाही मची हुई है और ये केवल अखबार में दावे कर रहे हैं, ये बयानों में दावे कर रहे हैं, ये मीटिंग में दावे कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। सारे प्रभारी मंत्रियों को अपने अपने जनपदों में होना चाहिए था आपदा प्रभावित। कहाँ ये लोग है? बहुत संवेदनहीनता का परिचय देता हुआ ये कृत्य है। शासन प्रशासन जिस भी संलिप्त अधिकारियों के द्वारा ये किया गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहती हूँ, मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ कि ये ना करिए। ये लोग मजबूरी में राहत शिविरों में इन्होंने शरण ली है। ये कोई भिखारी नहीं है, ये कोई अनएम्प्लॉयड लोग नहीं है, बेरोजगार लोग नहीं है। वो तो प्रकृति की आधी मार और आधी मार आपके शासन प्रशासन की है जो ये लोग राहत शिविर में पहुंचे हैं। समय रहते इनके घर खाली करवा लिए गए होते। आज जिस तरह से ये इन लोगों की खाते हुए फोटो वायरल आपका प्रशासन कर रहा है, वो निश्चित रूप से 24 साल उत्तराखंड को बने हुए हो गए हैं, किसी सरकार ने किसी आपदा में ये काम नहीं किया। कुल मिलाकर उत्तराखंड में हो रही मानसून की भारी बारिश ने जान माल का काफी नुकसान किया है। वहीं गंगा, भागीरथी समेत सभी नदियां उफान पर हैं। साथ ही तमाम घाट जलमग्न हो गए हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह समय रहते उचित इंतजाम करें ताकि नुकसान को कम किया जा सके। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में मंगलवार को कांवड़ियों पर हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद हरिद्वार पहुंचकर कांवड़ियों के चरण वंदन करेंगे और शाम को ओम पुल पर आयोजित शिव संध्या में शिरकत भी करेंगे। प्रशासन ने इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। गौरतलब है कि हरिद्वार में कांवड़ मेला अपनी चरम सीमा पर चल रहा है। पुलिस प्रशासन के द्वारा आयोजित किया जा रहा है और वो लगभग 4 बजे करीब स्टार्ट होगा। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी जो है देहरादून के लिए प्रस्थान करेंगे। हेलीकॉप्टर सुरक्षा का कार्यक्रम भी करेंगे और इसमें पूरे कार्यक्रम में 2-3 चरणों में जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए हैं कि फूल वर्षा का भी कार्यक्रम है हेलीकॉप्टर के माध्यम से, और जो लगभग आपके ब्रह्मकुंड से लेकर पूरा हाईवे कवर करते हुए नासन बॉर्डर तक जाएगा और नासन बॉर्डर से लेकर दोबारा ब्रह्मकुंड की तरफ आएगा। तो ये फूल वर्षा हमारी होगी और फूल वर्षा इसलिए भी होनी है कि एक मैसेज भी जितने भी श्रद्धालु हमारे आ रहे हैं और साथ ही साथ जो मैसेज हमें पूरे देश को देना है कि कैसे हम उत्तराखंड एक जो धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
अपने स्तर से वो सारी चीज़ें करता है और जो कि हमारे श्रद्धालुओं को अच्छी लगती है। कांवड़ यात्रा में अब डाक कांवड़ शुरू हो चुकी है, लेकिन कांवड़ में तरह तरह की कांवड़ देखने को मिल रही है, जो कि सड़क पर चलते ही आकर्षण का केंद्र बन रही है। कोई तिरंगा तो कोई सभी भगवान के साथ कांवड़ बनाकर चल रहे हैं, जिसमें अपने अपने जत्थे के साथ चल रहे हैं। वहीं शिव भक्तों का कहना है कि अपने संस्कृति और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए इस तरह की कांवड़ बना रहे हैं, ताकि आने वाली पीढ़ी इसका ज्ञान हो सके। उद्देश्य भोले शंकर को मनाना चाहते हैं और क्या उद्देश्य है? शिवरात्रि है, हर साल आते हैं, 25 साल हो गए आते को जल चढ़ाएंगे वहाँ। भोले शंकर से क्या मांगा है, क्यों मनाना चाहते हो? सब कुछ दिया है जी, उसमें मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ती। जिस तरीके से देखा जाए तो तुम जानते हैं इससे हम अपने धार्मिक लाइन को बढ़ाना चाहते हैं, हिंदुत्व को बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपने सब कुछ इसमें दर्शाया है। हाँ जी, कबूतर भी इसमें रखे हैं, वो शंकर जी के प्रतीक अमरनाथ जी में कबूतर का दिखाने की कोशिश। कितने कांवड़ कहाँ जाने वाले हैं? कालका जाएंगे, करीबन कोई 350 फुट लंबाई। कितने सदस्य हैं आपके इसमें? 75। ये बहुत अच्छी तरीके से आपके इन्होंने बनने नहीं दी, अन्य हम तो बहुत अच्छी तरीके से बनाते थे इसको। इसमें क्या क्या लगाया है आपने, क्या क्या है? जैसे श्री राम की भी है, हनुमान जी की भी है, अन्य देवी देवताओं की मूर्ति आपने लगाई है। ये सर हमने इसलिए बनाई थी, बहुत अच्छी तरीके से लेके जाएंगे, इन्होंने बनने नहीं दी। बहुत सब लोग हैं इसमें। कबूतरों का क्या महत्व है? कबूतर भी साथ में लेके चले? कबूतर के ये अपना भोलेनाथ के कृपा से अपना ले आए थे इनको सबको साथ। कहाँ तक जाओगे आप? पंचकुला जाएंगे सर। उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक संघ ने अपनी मांगों को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान में विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान संघ के अध्यक्ष ने विरोध प्रदर्शन को लेकर कहा कि संविदा कर्मी गढ़वाल व कुमाऊं से यहां आए हैं। उन्होंने विरोध की वजह बताते हुए कहा कि बीते 8 मास से संविदा कर्मियों का वेतन रुका हुआ है, जिसमें उनका परिवार के भरण पोषण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सचिव प्रशासन जल संस्थान के द्वारा बताया गया है कि संविदा श्रमिक संघ की मांगों को सुन लिया गया है और सभी शाखाओं में ये निर्देश जारी किया गया है कि श्रम विभाग के अनुसार उनको वेतन दिया जाए, साथ ही अन्य सुविधाएं भी नियमानुसार सुनिश्चित की जाएं। पानी दे न सके जो सरकार निकम्मी है। ये जो कार्मिक हैं, हमारी जो विभिन्न पेयजल योजनाएं हैं, उसका मेंटेनेंस होता है। उसमें जो ठेकेदार कार्य करते हैं तो उनके अधीन जो श्रमिक होते हैं, ये उन्हीं का कार्यक्रम है और इनकी बेसिकली इनके द्वारा यहाँ मुख्यालय को अवगत कराया गया है कि इनको ठेकेदार के द्वारा समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए हमने सभी शाखाओं को डायरेक्शन दे दिए हैं। एक तनख्वाह के बारे में है और दूसरा इनकी ये भी शिकायत है कि कई ठेकेदारों के द्वारा जो अलग अलग है, अलग अलग शाखाओं में, उनको ईपीएफ का भुगतान भी इनका कटौती नहीं की जा रही है। ये एक्चुअल में ये मांगे हमारी काफ़ी लंबे समय से हैं। हमने अपने अपने डिवीजनों में ये मांग एक्शन साहब के सम्मुख भी रखी है, लेकिन वहाँ पर भी कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इस कारण हमें यहाँ मुख्य महाप्रबंधक जी को 19 तारीख को हमने एक पत्र दिया था इस संबंध में कि हमारी निम्न मांगे हैं, लेकिन समय सीमा पूरी होने के बाद भी आज 29 तारीख को हमने धरने का अल्टीमेटम दिया था। आज वो समय पूरा हो गया और आज से हमने यहाँ पे धरना लगाया है। देखिए सर, ये उत्तराखंड जल संस्थान संविदा श्रमिक आउटसोर्स वाले सारे कर्मचारी पूरे उत्तराखंड के हैं, कुमाऊं और गढ़वाल दोनों के हैं। यहाँ पे इन कर्मचारियों को 8 माह से वेतन नहीं मिला है और 1 वर्ष से इनका ईपीएफ और ईएसआई का इनको लाभ नहीं दिया गया है, जबकि विभाग को हम बार बार वार्ता से पत्राचार के माध्यम से लगातार हम अवगत करा चुके हैं, लेकिन विभाग उन संबंधित ठेकेदारों के प्रति उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है और उन ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे हैं। जबकि कर्मचारियों को 8 माह से वेतन नहीं मिला, कर्मचारियों का भरण पोषण करना, कर्मचारियों का घर परिवार संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है। इसलिए मजबूर होकर के हम आज यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। श्रीनगर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत से केदारनाथ में होने वाले उपचुनाव में चुनाव लड़ने की इच्छा पर सवाल
का जवाब देते हुए कहा कि वह कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही हैं। कांग्रेस पार्टी हाईकमान का जो भी आदेश होगा उन्हें मान्य होगा और वो पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। नहीं, मैं टिकट की कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूं। मैं भी सोशल मीडिया में देख रहा हूं कि चाहे कोई न्यूज़ चैनल हो, कोई पोर्टल हो, सभी डाल रहे हैं कि मैं भी चुनाव लड़ सकता हूं। मैंने कोई दावेदारी नहीं की। तो पार्टी, मैं तो कार्यकर्ता हूं कांग्रेस का, और कांग्रेस अभी जैसे बद्रीनाथ में कांग्रेस ने लखपत बुटरालू को लड़ाया, काजी को लड़ाया, तो हमने ईमानदारी से जो एक गिलहरी की तरह कांग्रेस को जितवाने के लिए जो योगदान दे सकते थे हमने दिया। केदारनाथ की लड़ाई को भी, चुनाव की लड़ाई को भी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस परिवार एकजुट होकर लड़ेगा। हालांकि मुझे मालूम है कि बद्रीनाथ में भी सरकार ने हर तरीका अपनाया, भाजपा ने हर तरीका अपनाया चुनाव जीतने का, और बद्रीनाथ और बंगलौर हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी भी और प्रदेश की सरकार भी, भाजपा की प्रदेश सरकार भी, हर कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लेकिन फिर भी हमारा कांग्रेस परिवार इसको एकजुट होकर लड़ेगा तो हम जीतेंगे। काशीपुर में राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान के कैंप कार्यालय में सैनिक कॉलोनी में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के विस्तार को लेकर पदाधिकारियों के साथ चर्चा की गई। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष चौधरी हर्ष भान सिंह के नेतृत्व में पूर्व पुलिस अधिकारी एवं पूर्व सैन्य अधिकारियों ने राष्ट्रीय लोकदल का दामन थामा। जी नमस्कार। कुछ नहीं, ये हमारी मासिक बैठक थी, हर महीने होती है, और ये बैठक आज 2 जिलों की है, काशीपुर और उधम सिंह नगर। तो यहाँ के सब पदाधिकारी आए थे, जिलाध्यक्ष जी भी हमारे साथ हैं, और सब हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष जी भी साथ हैं, प्रदेश सचिव संगठन के भी, हमारे महासचिव संगठन के भी हमारे हैं मनोज शर्मा जी, और हमारे यादव जी भी हैं जो कुमाऊं मंडल के महासचिव हैं। तो सभी पदाधिकारी यहाँ आए, मौजूद हुए, और आज यहाँ पर जो आर्मी के कुछ पूर्व अधिकारी और पुलिस के पूर्व अधिकारी हमारी आरएलडी पार्टी में शामिल हुए हैं, मैं उन सभी का पूरी राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूँ। और मीटिंग हमारी हुई थी, अब बहुत जल्दी पूरे उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं, उस संबंध में भी हम लोगों की मीटिंग थी। खबर नैनीताल से है। डीएसबी परिसर के एएन सिंह सभागार में डीआईजी सीआरपीएफ चीफ एसजी पांडे और कुलपति प्रोफेसर दीवान सिंह रावत ने दीक्षा आरंभ का शुभारंभ किया। दीक्षारंभ कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है नए विद्यार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार नवीन पाठ्यक्रम की जानकारी उपलब्ध कराने के साथ ही नए छात्रों को नए वातावरण में समायोजित और सहज महसूस कराने वाले लोकाचार और संस्कृत को शामिल करना है। जीसी का एक प्रोग्राम है जिसमें जब भी एकेडमिक सेशन शुरू होता है उसमें इंडक्शन प्रोग्राम हम शुरू करते हैं, जिसमें बच्चों को कॉलेज के बारे में, यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है, एंड उनको ये मोटिवेट किया जाता है कि उनको यूनिवर्सिटी में आके क्या क्या चीज़ें और हो सकती हैं जो आप 10+2 में नहीं करते थे, एंड जो रूल्स रेगुलेशन है उनके बारे में बच्चों को बताया जाता है, सो दैट उनको बाद में कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। रैगिंग की मीन्सेस के क्या डिसएडवांटेज हैं, ड्रग्स के बारे में उनको बताया जाता है, कोर्स करिकुलम कैसा रहेगा, तो ये सब चीज़ें, कैरियर के बारे में सब चीज़ें इस प्रोग्राम के तहत हम बच्चों को बताते हैं। इस पिछले 1 साल में हमने काफ़ी जो स्कीम्स हैं वो स्टूडेंट सेंट्रिक निकाली है, जैसे कि इंटर्नशिप प्रोग्राम हमने यहाँ पर निकाला है, एंड अभी आपको भी पता होगा कि यूनियन बजट में 5 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप प्रोग्राम की फेलोशिप देने का मकसद तय किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, एंड ये इंटर्नशिप प्रोग्राम कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने लास्ट ईयर लागू कर दिया था। हल्द्वानी में अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष मजहर नईम नवाब ने सर्किट हाउस में जिले के सभी विभागों के अधिकारियों से केंद्र व राज्य सरकार की संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इस दौरान शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइवेट स्कूलों द्वारा दाखिले को लेकर मिली शिकायत पर शिक्षा विभाग को जांच के आदेश दिए हैं। इसमें हमने नहीं कहा, किसी को पानी सब तो पहुंच जाता है।
खोल करके फिर नीचे वाले एरिया को बनता है। तो सर डिजाइनिंग में हम इस चीज़ को लेते हैं, ख्याल रखते हैं कि कोई एरिया अगर ऊपर है, कोई एरिया। हल्द्वानी में नगर निगम, जिला प्रशासन और आरटीओ सहित पुलिस विभाग ने संयुक्त रूप से शहर में सड़कों के किनारे अनियोजित रूप से पार्किंग किए जाने वाले मामले को गंभीरता से लेते हुए नैनीताल रोड का सर्वे करते हुए ताबड़तोड़ चालान भी किए। इस दौरान शहर में नैनीताल रोड के किनारे और ठंडी सड़क पर पार्किंग की नई जगह तलाशते हुए अवैध पार्किंग करने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। पूरे शहर में हम लोग चौराहे चौड़ीकरण और रोड चौड़ीकरण का काम भी कर रहे हैं। साथ में ये देखा गया है कि कई स्थानों पर निर्धारित जो पट्टी है उसके बाहर भी वाहन पार्क हो रहे हैं। तो विशेषकर जो नैनीताल रोड है, ठंडी सड़क है, इस पर अभी परिवहन विभाग और जो हमारा पुलिस विभाग है उसके साथ नगर निगम के साथ ये अभी अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी चालानी कार्रवाई भी की जा रही है और देख रहे हैं कि आगे क्या ऑल्टरनेट प्लेसेज हो सकते हैं जहाँ पर पार्किंग विकसित की जा सकती है। सर हॉस्पिटल के बाहर से भी गाड़ियाँ लगी हैं तमाम जगह, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो हॉस्पिटल के बाहर थी पार्किंग होने के बावजूद वो रोडों में गाड़ियाँ लगा रहे हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी? देखिए, जितने भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान हैं उनके लिए निर्देश हैं कि वो अपनी पार्किंग की व्यवस्था करेंगे। ये बेसिकली इसका मेन पर्पस ये है कि जो गाड़ियाँ इधर उधर वैसे ही खड़ी हो जाती हैं और ट्रैफिक के मूवमेंट को डिस्टर्ब करती हैं, तो वो चीज़ ना हो। इसीलिए जैसा कि डीएम मैडम का भी निर्देश है कि रोड जो है वो चलती हुई गाड़ियों के लिए और जो गाड़ियाँ मूवमेंट में है उनके लिए है। तो जो लंबे समय से गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं विदाउट पार्किंग, जहाँ पार्किंग ना होते हुए भी, तो उन गाड़ियों को हटाना और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हल्द्वानी शहर के अंतर्गत कई बार ऐसा देखा जाता है कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम होती है, ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम रहती है। तो आज सिटी मजिस्ट्रेट, नगर आयुक्त, मैं और हमारे आरटीओ मैडम तीनों के द्वारा एक संयुक्त अभियान चलाया गया है, जहाँ पर हम लोग ये भी एक्सप्लोर कर रहे हैं कि कहाँ पर और पार्किंग बनाई जा सकती है। और इसी दौरान यदि कोई पार्किंग में नहीं गाड़ी खड़ी है या किसी ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन किया जा रहा है तो उसमें ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ में है, आरटीओ मैडम है, तो वो लोग चालान भी कर रहे हैं और हम लोग एक्सप्लोर भी कर रहे हैं कि हम कहाँ पर और पार्किंग की जगह यदि कोई मिलती है तो उसको यूज़ कर सकते हैं ताकि ट्रैफिक जाम की प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके।